हाँ, जो दो हार्मोन्स रह गए हैं हमारे पास, कौन से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वी नीड टू डिस्कस दैट। आई होप आपने सारे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स पहले कवर कर लिए हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसे हम न्यूरोफाइसिस भी कहते हैं, इसके बारे में 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें कि भाई ये कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है, कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, सही है। ये जस्ट हार्मोन को क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस कौन करता है, फिर जो दो हार्मोन ये रिलीज कर रहा है, कितने, 2 ही हार्मोन्स हैं जो ये रिलीज कर रहा है, फिर इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, अगर ये नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। तो भाई हमारे पास ये जो हाइपोथैलेमस है, ये वो 2 हार्मोन्स बनाते हैं। ये सिर्फ उन 2 हार्मोन्स को क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम और रिलीज करने का काम कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन उनकी जब ज़रूरत होगी, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि उन 2 हार्मोन्स को डिस्कस करना। सबसे पहला हमारे पास है कौन सा, सबसे पहले जो हार्मोन हम डिस्कस करेंगे, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, इसे हम कहेंगे ऑक्सीटोसिन, ओके। ऑक्सीटोसिन हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ये जाके स्टोर होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लोब में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी स्टोरेज हो गई, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या है, देखो ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे काम होते हैं। पहले तो ये जाके इसका एक काम होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी जब हम बात कर रहे थे प्रोलैक्टिन की। तो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मेमोरी ग्लैंड्स की, या फिर आप ये कह सकते हो मिल्क इजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या फिर लेबर, हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, यूट्रस में कौन सी वॉल की, मायोमेट्रियम की, सही है। अच्छा, ये जो ऑक्सीटोसिन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन, ठीक है। ये हमारे पास उन कुछ वाहिद हार्मोन्स में से एक है जो कि पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, बाकी सारे हार्मोन्स जो है नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसे बढ़ाना, जैसे अगर ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस बढ़ रही होती है फॉर चाइल्ड बर्थ, तो उस केस में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अब वो एक चीज़ बढ़ रही है तो ऑक्सीटोसिन उसको बढ़ाएगा और भी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा, सही है। अच्छा, ये तो हो गया फीमेल्स में इसके काम ही जितने भी हैं। मेल्स में क्या ये होता है ऑफ कोर्स। तो इन मेल्स ये असिस्ट करता है इन, इट हेल्प्स टू इजेक्शन ऑफ व्हाट, सीमेन ड्यूरिंग मीटिंग, सही है। तो सीमेन इजेक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का इन मेल्स, और यहाँ पे मिल्क इजेक्शन, ओके। अब लास्ट हार्मोन हमारी क्लास का सबसे लास्ट पार्ट, दूसरा हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, उसे हम कहेंगे ADH। ADH या फिर आप इसे कह सकते हो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। मैं आपको पहले ही बता दूं इसका काम क्या होता है। इसका काम
चलो टारगेट्स में पढ़ेंगे। तो ADH हमारे पास कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस बना रहा है। स्टोर कहाँ पे हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ये जाके एक्ट करता है किस पे? ये जाके एक्ट करता है किडनी पे। अब देखो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीटोसिन और ADH ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि जिनको हाइपोथैलेमस नहीं कंट्रोल कर रहा। इनकी प्रोडक्शन मतलब इनका रिलीज होना डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में जब इनकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल जब एक मदर फीड करेगी अपने बेबी को तो उसी वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। उसी तरीके से जब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस केस के अंदर हमें पानी को बचा के रखना है बॉडी के अंदर, यानी कि वाटर कंजर्वेशन करनी है, तो उस केस में ADH रिलीज होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जब जब ये रिलीज होंगे। इनका कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा इनके लिए कोई हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है, ऐसा नहीं है। इनका रिलीज होना डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट पे। तो वाटर कंजर्वेशन जो है वो इसका काम है। अब ये वाटर कंजर्वेशन कैसे करवाता है? ये जाके एक्ट करता है किडनी पे, और किडनी पे ये हमारे पास DCT पे एक्ट करता है, और वहाँ पे आयंस जो हैं उनको क्या करता है? ये रीअब्सॉर्ब करवाता है। अब जब आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं तो उनके पीछे पीछे पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे क्या होता है? रीअब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कैसा बनेगा? कंसनट्रेटेड बनेगा। यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा? कम होगी। तो यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और कम होगा। वाटर कंजर्वेशन करवानी है हमें, सही है। तो अगर ADH ज़्यादा हो जाए तो किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। ADH अगर कम है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है, हाँ किसी ने पूछा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है? वो इसलिए उसके 2-3 रीजंस हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, यानी कि जो ग्लूकोज है, इंसुलिन की जो इंसुलिन तो है लेकिन उसके रिसेप्टर्स नहीं। वैसे ये गलत कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी इज डायबिटीज़। नहीं, जो डायबिटीज़ 2 है, डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके अंदर होता क्या है कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होता है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिस केस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर घूम रहा है। अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो वो गलत चीज़ है, यानी कि ग्लूकोज जो है नॉर्मल किसी भी इंसान के अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज इंसुलिन जाके ग्लूकोज के ऊपर ऐड करता है और इसे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। चलो अच्छी बात होगी। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये प्रोसेस तो हो नहीं रहा। उस केस में अब इनकी ब्लड के अंदर शुगर है, तो ब्लड के अंदर शुगर तो बहुत गलत चीज़ है भाई। हमारी बॉडी ब्लड के केस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो कहती है अगर सॉल्ट ज़्यादा है ब्लड में तो निकालो, कोई एसिडिक कंपाउंड ज़्यादा है उसको निकालो, एसिडिटी बढ़ जाएगी। कोई बेसिक चीज़ मतलब ब्लड के केस में बॉडी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती। ब्लड प्रेशर ज़्यादा, जल्दी से कम करो, कम है तो उससे ज़्यादा। तो ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वहाँ पे शुगर ज़्यादा होगी तो वो तो सही चीज़ नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर वहाँ पे ज़्यादा होगी, शुगर को कहीं ना कहीं से तो निकालना है बॉडी से। तो उस केस में क्या होता है, उनके यूरिन के थ्रू शुगर पास होती है, सही है। तो इसीलिए उन्हें प्यास भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनकी यूरिन फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है। तो उन्हें प्यास भी ज़्यादा लगती है, उन्हें भूख भी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि जो ग्लूकोज है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो यूरिन फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा क्यों होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। किसी न किसी का क्वेश्चन था भी यहाँ पर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये ADH रिलीज़ कब कब होगा, मतलब पानी की कमी है, समझ आता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डिहाइड्रेशन अगर हो रही है तो उस केस में ADH रिलीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू आर फास्टिंग, ADH रिलीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप चले गए किसी डेजर्ट में और पानी नहीं है वहाँ पे, तो ADH रिलीज़ हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम होने का रीज़न एक ये भी होता है कि पानी कम है तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए
केस में भी ADH रिलीज होगा। सही, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ADH कम होता है। एक ये भी रीज़न है, क्योंकि जब इनके पास ADH कम होगा तो इसीलिए बॉडी वाटर को कंजर्व ही नहीं कर पाती। सही है, जिसकी वजह से इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, ये हमारे पास टॉपिक कवर हो गया अच्छे से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। नेक्स्ट हमारे पास अगले यानी कि कल की क्लास में हमारे पास हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड और दूसरा क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों हार्मोन्स